दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 19 दिसंबर। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज़ में कौन-कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक अगर आपने दोस्तों हमारा डीके साइंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारी इसमें आपको चीज़ें नई-नई मिल जाएँगी, एनसीईआरटी से वीडियोज़ वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे रोमानिया के बारे में। रोमानिया और बुल्गारिया शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं। तो ये शेंजन बेसिकली वीज़ा भी लगता है, राइट? तो ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक? देखो एक चीज तो आपने जरूर सुनी होगी, यूरोपियन यूनियन के बारे में जरूर सुना होगा, है ना? क्योंकि G20 की बात करते तब भी इसकी चर्चा होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते तब भी इसकी चर्चा होती ही होती है, राइट? तो एक तो देखो अगर यूरोप की बात करोगे तो यूरोप में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका यूरोपियन यूनियन, ठीक है, जिसको यू बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको हम लोग EU बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। इसमें लगभग 27 कंट्री, लगभग क्या 27 कंट्री है। पहले 28 हुआ करती थी, ब्रिटेन इससे अलग हो गया था, तब से 27 है, ठीक है। अब इसके बाद एक कंट्री और एक एक बेसिकली देखो यूरोपियन यूनियन का मेंबर होने का फायदा ये होता है कि ये 27 कंट्री आपस में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और एक दूसरे में बिजनेस वगैरह करने के लिए एक दूसरे देश के बीच में मतलब बहुत ही आसानी से चीजें हो जाती हैं। आपको ट्रेवल करना है, अगर आप इन 27 कंट्री में से किसी एक कंट्री में रहते हो, ठीक है, तो अपना पासपोर्ट वगैरह लेके आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो, आपको वीजा वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? सिंपल सा लॉजिक ये समझो आप। मतलब ये समझो कि आप 27 कंट्री के मेंबर हो और इस 27 कंट्री में कभी भी आ सकते हो, जा सकते हो, ट्रेनें चलती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और दूसरा एक टर्म होता है शेंजन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं शेंजन वीजा भी लगता है, राइट? तो शेंजन वीजा जब लगता है तो शेंजन कंट्री में आप जा सकते हो। तो शेंजन कंट्री कौन कौन सी होती है? देखो यूरोपियन यूनियन में टोटल कितनी कंट्री है? 27। तो इस 27 में से 25 देश इसके मेंबर हैं, ठीक है। दो देश नहीं है, वो देश दो देश कौन कौन से नहीं है? एक तो साइप्रस नहीं है और दूसरा आयरलैंड नहीं है। तो साइप्रस और आयरलैंड आपका शेंजन का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा चार कंट्रियां और आ जाती हैं इसमें, ठीक है। तो चार कंट्री कौन कौन सी आती है? एक आइसलैंड आ जाता है, एक आपका लिंगस्टीन आ जाता है, नॉर्वे आ जाता है और स्विट्जरलैंड आ जाता है, ठीक है। ये प्लस चार हो गए। अब ये दो कौन ऐड हो जा रहा है आपका? दो हो रहा है दोस्तों, रोमानिया और बुल्गारिया, ठीक है। तो आप चीजें मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, है ना? ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? ठीक है। अब ये कंट्रियाँ कहाँ-कहाँ मैप में ये देख लेते हैं। थोड़ा-सा हम लोग रोमानिया के बारे में देखेंगे और बुल्गारिया के बारे में देखेंगे। अच्छा, ये कब से चालू हुआ? तो याद रखिए लक्ज़मबर्ग का एक छोटा-सा गाँव है शेंजन, ठीक है? शेंगेन भी बोलते हैं हिंदी में हम लोग, राइट? तो ये बेसिकली इस लक्ज़मबर्ग का एक गाँव है, उसके नाम पे पड़ा था शेंजन समझौता। समझौता हुआ था 1885 में और शेंजन कन्वेंशन लागू हुआ था ये आपका 1990 में। तो याद रखिए कन्वेंशन की जब बात करें तो 1990 बात बोलेंगे आप, और समझौते की बात करें तो, ठीक है, और 1885 में, 1985 में, ठीक है? इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब अगर मैप में देखो तो यूरोप कहाँ पे, ये भी थोड़ा सा आपको जानने की जरूरत है। देखो यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप आपका दोस्तों ये वाला पूरा एरिया आता है, ये इसको हम पूरा यूरोप बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको कई बार मैपिंग में पढ़ाया है कि सबसे पहले आपको नॉर्थ अमेरिका जाना, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका जाना, साउथ अमेरिका के बाद अफ्रीका जाना है, देन यूरोप, देन एशिया, देन ऑस्ट्रेलिया, देन आपका अंटार्कटिका। तो ये ऐसे आप चीजें याद भी रख सकते हो एक सीक्वेंस से, ठीक है। तो हम इस यूरोप की बात कर रहे हैं। इस यूरोप में मतलब 30 से ज़्यादा कंट्रियां हैं, बट मेजरली हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखने वाले हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन और हम शेंजन का बेसिकली कंपेयर करेंगे तो देखो ये है यूरोपियन यूनियन की जब बात करते हैं तो ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्री हैं, ठीक है। इसमें देखो कि ब्रिटेन ये है, ठीक है, यूके ब्रिटेन जिसको हम बोलते हैं, ये इसमें मेंबर नहीं है। आइसलैंड मेंबर नहीं है, नॉर्वे नहीं है, स्विट्जरलैंड इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्री हैं, यहाँ पे ये सारी कंट्रियाँ इसकी मेंबर्स नहीं है, राइट। देखो ये अंतर है बेसिकली। देखो जितने भी लगभग कंट्री है सब इसमें आ जाते हैं, कुछ कंट्री को छोड़ के। जैसे आयरलैंड इसमें नहीं है ना? मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले आपको बताया, राइट। तो जो जो एक्स्ट्रा कंट्री, चार कंट्री मैंने बात की थी, याद रखिएगा आइसलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, ठीक है। ये सारी कंट्री, जो चार कंट्री मैंने बताई थी, ये इसमें ऐड हो जाते हैं। अभी जो दो कंट्री इसमें ऐड हो रही हैं आपको यूरोपियन यूनियन की, एक रोमानिया और बुल्गारिया, ये दोनों ब्लू ब्लू वाली आपको कंट्री दिख रही है, ये दोनों अभी ऐड हुई हैं, ठीक है। तो टोटल 29 कंट्री इसमें हो जाएंगी और 27 कंट्री इसमें है। तो ये बेसिक से याद रखिएगा जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। अब रोमानिया और बुल्गारिया कहाँ पे? देखो रोमानिया एक बहुत बड़ी कंट्री है यूरोपियन यूनियन की, या यूरोप की कह लो आप, ठीक है। तो यूरोप की एक अच्छी कंट्री है, बड़ी कंट्री है, राइट। तो हम इसको क्या, इसके हम पड़ोसी देश देखने वाले हैं। कौन से सागर से लगते हैं? देखो ब्लैक सी से इसका बॉर्डर लगता है। तो ब्लैक सी का मैप हम आज भी देखेंगे। ब्लैक सी का मैंने मैप आपको कल भी दिखाया था, उससे एक दिन पहले भी दिखाया था। ब्लैक सी देखा था हमने, एजोव सी देखा था, राइट, कैस्पियन सागर देखा था और एरल सी दिखाया था। ये चार मेजर मेजर आपके सी है, सी कहते हैं लेकिन है एक्चुअली में ये लेक टाइप के, सी तो है नहीं, ठीक है। तो ये हम चारों देखने वाले हैं। और एक अगर इसमें आपको एक्स्ट्रा ऐड करना तो मेडिटेरियन सी ऐड कर लीजिए। आप अगर खुद से भी चाहो तो ये पांचों को आप देख सकते हो। एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। हर साल एक एक साल, मतलब हर साल लगभग क्वेश्चन पूछ लेता है, या तो ये आपको स्टेट पीएससी में पूछ लेता है या तो यूपीएससी में तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। अब 2016 आई थिंक 2017 का पेपर उठा के देखो, आरएलसी के बारे में पूछ रखा है ना? कौन कौन सी कंट्रीज के पड़ोसी देश है, ये ऐसा कुछ पूछ रखा है, राइट।
तो देखो आज हम मोल्डोवा की भी चर्चा करेंगे। मोल्डोवा ने अपना दूतावास भारत में खोला है, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये रोमानिया तो आज चर्चा में है ही, बुल्गारिया भी चर्चा में। तो इन तीनों कंट्री को लगातार हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब ऊपर कौन है? यूक्रेन है। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रोमानिया देखेंगे, देन बुल्गारिया देखेंगे, उसके बाद मोल्डोवा भी देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बुल्गारिया की। बुल्गारिया के कैप्टन जो है सोफिया है, राइट। अब इसके पड़ोसी देश देख लो कौन कौन से हैं। देखो ब्लैक सी से इसका बॉर्डर लगता है, राइट। तो मैंने ब्लैक सी को बताया कि ब्लैक सी से बुल्गारिया का भी बॉर्डर लगता है। अब इसके अलावा अगर पड़ोसी देशों को देखो तो रोमानिया से बॉर्डर लगता है, सर्बिया से बॉर्डर लगता है, और मैसेडोनिया से बॉर्डर लगता है, इधर ग्रीस से बॉर्डर लगता है, और इधर आपका टर्की से बॉर्डर लगता है। टर्की और ग्रीस से भी बॉर्डर लगता है। ठीक है, तो ये लैंडलॉक कंट्री एक तरह से है, याद रखिएगा। और इसी के जस्ट नीचे आपका आ जाता है, ऊपर आ जाता है रोमानिया। ठीक है, तब अब रोमानिया को अगर यहाँ पे उठा के देखो, यहाँ रोमानिया जाता है, तो नीचे इसके बुल्गारिया हो गया, सर्बिया हो गया, हंगरी हो गया, यूक्रेन हो गया, मोल्डोवा हो गया। ठीक है, तो इतनी कंट्रियों से इसका बॉर्डर शेयर होता है, राइट। अब मोल्डोवा की अगर मैं बात करूँ तो मोल्डोवा किस किस के साथ बॉर्डर लगता है? तो रोमानिया के साथ लगता है और यूक्रेन के साथ लगता है। ये आपका इतना छोटा सा मोल्डोवा। मोल्डोवा चर्चा में क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने दिल्ली में अपना दूतावास खोला है, इसलिए थोड़ा सा करंट में है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैंने तीनों कंट्री देखो एक साथ आज चर्चा में है, बुल्गारिया, रोमानिया और मोल्डोवा। ठीक है, तो मोल्डोवा ने अपना दूतावास खोला है। तो मोल्डोवा की अगर मैं बात करूँ तो इसके पड़ोसी दो देश दो है, एक तो रोमानिया है, एक यूक्रेन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिंगनुआ इसकी कैपिटल है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। और ये लैंडलॉक है, मतलब लैंडलॉक का मतलब है समुद्र से कोई सीमा इसकी नहीं लगती है। तो याद रखिएगा, स्थल रुद्ध जिसको देश बोलते हैं, लैंडलॉक बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसका नाम पुराना जो हुआ करता था, याद रखिएगा, बेसार बिया इसको बोलते थे। ठीक है, मोल्डोवा को। इसका पूर्ण नाम भी आपसे हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले। ठीक है, पड़ोसी देश कौन कौन से? यूक्रेन है, रोमानिया है, राइट। तो इतनी चीज याद रखेंगे। बेसिकली ये सोवियत संघ का ही पार्ट हुआ करता था, यूएसएसआर जिसको बोलते थे। उसके पतन के बाद मोल्दोवा स्वतंत्र हुआ था 1992 में। यूक्रेन भी उसी से अलग हुआ था, राइट। तो ये यूएसएसआर का पार्ट था, यूक्रेन, मोल्दोवा। ठीक है, ये सब यूक्रेन के पार्ट, रसिया के पार्ट हुआ करते थे, मतलब यूएसएसआर जो उस टाइम पे होता था। ठीक है, तो मोल्दोवा थोड़ा सा चर्चा में, इन्होंने दूतावास यहाँ पे खोला है, तो याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेगा आपका। ठीक है, अब बात करेंगे जल वाहक योजना। देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, जल वाहक योजना के तहत लगभग 14 से 15 हज़ार के आसपास किलोमीटर जल मार्ग बेसिकली हम लोग एज ए मतलब मार्ग यूज कर रहे हैं। देखो एक एक फैक्ट बताता हूँ आपको। हमारी आज़ादी को लगभग 50 70 साल 75 साल हो गए हैं, लेकिन हमने कुछ चीज़ें मिस कर दी। मिस क्या कर दी, मैं आपको समझाता हूँ। हमने कन्वेंशन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया, जैसे हमने रोड पे फोकस किया, बट इंडिया ने कुछ चीज़ों पे फोकस बहुत ही कम किया, जैसे एयरवेज। हमने एयरवेज पे बहुत फोकस कम किया है। एयरवेज मतलब जैसे अगर आपको बनारस से आज दिल्ली जाना हो तो आज दो चार ही फ्लाइट मिलती है, बट मेरे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए था कि आप बनारस से जाना चाहो, चाहे आप लखनऊ से जाना चाहो, चाहे आप छोटे छोटे शहर संत कबीर नगर से जाना चाहो, कहीं से भी जाना चाहो, आपको एयर कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए थी। बट उतना वो डेवलप हो नहीं पाया। आप आज के टाइम पे गवर्नमेंट इसके लिए मतलब कोशिश कर रही है। बट ये है कि इस समय कुछ प्लेयर ही बचे हैं। इंडिगो बचा है, एयर इंडिया हालत खराब हो गई, फिर वो बेसिकली आप देखोगे तो टाटा ने खरीद लिया उसको। ठीक है, तो दुगनी चुनी दो या तीन फ्लाइटें मतलब बेसिकली हैं जो रन करती हैं, दो तीन कंपनियां एयरवेज में रन करती हैं। और इसकी वजह से क्या है, फेयर उन्होंने बहुत इंक्रीज कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, मैं 2015-16 की बात बताता हूँ। जब मैं फ्लाइट से ट्रेवल करता था दिल्ली टू वाराणसी, राइट, मेरा होम टाउन वाराणसी है। जब मैं दिल्ली से वाराणसी ट्रेवल करता तो मेरे को 1100 1200 1500 इतने रुपए का आपको फ्लाइट का टिकट मिल जाता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर ट्रेवल करना होता है तो वो मिनिमम 4000 के आसपास चला जाता है, 4000 से ऊपर ही जाता है, 4000 5000 इतने का टिकट आता है। बट एक टाइम था मैं 1500 2000, मतलब मैंने 30-30 हज़ार की भी ट्रेवल किए इमरजेंसी में। बट नॉर्मली जो होता था वो 1500 से 1600 रुपए के आसपास मिल जाता था आपको, 2000 के अंदर में आपको ट्रेन मतलब फ्लाइट का टिकट मिल जाता है। आपको एसी थर्ड एसी का टिकट लेना होगा तो आज के टाइम पे लगभग 1200-1300 का आता है। उसमें 1200-1300 रुपये में फ्लाइट के टिकट से निकल जाता था आराम से, है ना। अगर 15 दिन 20 दिन पहले बुक कराया तो आपको आराम से मिल जाता था। और 1-2 दिन पहले करा देते तो लगभग 4000 के आसपास पड़ता था। लेकिन आज आप 2 महीने 3 महीने पहले का भी कराओगे तो लगभग 4000 का पड़ जाता है, राइट। तो अभी अब ये थोड़ा सा अभी पास का कराओगे तो 8000 9000 का मिलता है कई बार, राइट। तो ये थोड़ा सा मतलब है दिक्कत। इस पे हम लोग को पहले से ही बहुत काम करना चाहिए था। अच्छा, ये दोनों चीजों पे तो चलो हमने फोकस भी किया, रोड पे बहुत ज्यादा फोकस किया, उसके बाद थोड़ा मोड़ा एयरवेज पे फोकस किया। लेकिन जिस पे फोकस नहीं किया वो था पानी। पानी का हम क्या क्या उपयोग कर सकते थे ये हमने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, अब आप सोचो अगर दिल्ली से आपको यहाँ पे इलाहाबाद आना है या वाराणसी आना है या तो कानपुर आना है, तो आप किन किन तरीकों से आ सकते थे? किन किन तरीकों से आ सकते थे? एक तो पानी के रास्ते आ सकते थे, जल के रास्ते से। एक तो ट्रेन के रास्ते से आ सकते थे। एक रोड के रास्ते से आ सकते थे, है ना। ठीक है, एक एयरवेज। तो हमने रेल तो फोकस कर लिया, रोड तो फोकस कर लिया, लेकिन एयरवेज और जल पे फोकस किया ही नहीं। और ये देखो आप बड़े बड़े कंट्री जाओ जो डेवलप कंट्री वहां पे आपको
बेसिकली वाटर वे मिलेंगे, है ना? आप पानियों के पानी वाले नाव के सहारे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो गवर्नमेंट अभी फोकस किया है। तो इनका एक NH1 है जो गंगा नदी में बना है, वो कहाँ से कहाँ तक है, हल्दिया से आपका लखनऊ इलाहाबाद तक है, ठीक है, प्रयागराज तक। तो ये पहला वाटर वे 1 बोलते हैं। वाटर वे 2 देखोगे तो सदिया से धुबरी तक आता है, ये वाला आपका है, ठीक है, सदिया से धुबरी तक। ये लगभग 891 किलोमीटर का हमने ब्रह्मपुत्र रिवर बनाया, मतलब चला रहे हैं। और गंगा रिवर पे चल रहा है 1620 किलोमीटर। तो सबसे लंबा वाला याद रखिएगा, इलाहाबाद से हल्दिया या इलाहाबाद या प्रयागराज से हल्दिया, ठीक है, ये 1620 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, यहाँ से चलेगी यहाँ तक, आना जाना दोनों से रहेगा। प्लस लखीमपुर से भंगा तक बराक रिवर पे, ये सबसे छोटा है यहाँ से, 121 किलोमीटर का एरिया है बस। तो ये सबसे छोटा याद रखिएगा, पूछ दे तो। बराक रिवर पे जलमार्ग बना रहे हैं हम लोग, लखीमपुर से भंगा। अब आपके दिमाग में आ सकता है, सर कहीं कहीं ऐसा भी तो रहता है कि स्लोप बहुत कम हो जाता है, जैसे अगर ये मान लो पानी का लेवल है और ये गहराई इतनी है, बट कई बार ऐसा होगा कि इधर पहाड़ अंदर से हो गया और ये ऐसे ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर गवर्नमेंट अगर एक बार क्या कर सकती है, एक बार अपनी मशीनरी के साथ ये पूरा ऑब्जर्व करे, ट्रैक को देखे कहाँ पे ऊंचा है, तो इसको सही किया जा सकता है, सीधा किया जा सकता है, जिससे कि हम क्या कर सके, वाटर वे का भी उपयोग कर सके, है ना? अगर आपको इलाहाबाद से हल्दिया जाना हो, अगर आपको यूपी से कोलकाता जाना हो, तो जरूरी थोड़ी है कि आप ट्रेन से ही जाओ, जरूरी थोड़ी है कि आप रोड से जाओ, जरूरी थोड़ी है कि आप फ्लाइट से जाओ, आप पानी के रास्ते भी जा सकते हो, एक ऑप्शन होना चाहिए, है ना? और ऐसा रहे कि आम आदमी भी इसको अफोर्ड कर सके, ऐसा नहीं बहुत लग्जरी बहुत महंगा, ऐसा नहीं। हाँ, बीच बीच में स्टॉपेज रहे, तो अगर 1600 किलोमीटर का है, अगर मान लो 2 दिन की यात्रा है, मान लेते हैं 2 दिन की यात्रा है, तो बीच बीच में किनारे कहीं पे ऐसे रेस्टोरेंट टाइप में रहे जहाँ पे आपके पास स्टॉपेज का ऑप्शन रहे, कि आराम से रुक के खाना पीना खा के फिर आप आराम से जा सको, है ना? ये करने की जरूरत है। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है, तो NH1 याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक है, ये आपसे हल्दिया से इलाहाबाद है, इलाहाबाद से हल्दिया दोनों कह सकते हो आप। जो गंगा नदी पर है, नंबर 2 है ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सदिया धुबरी। और NH6 है, ये जो एन एच गलत बोल रहा हूँ मैं, नेशनल हाईवे बोल रहा हूँ, NW बोलना चाहिए, है ना? नेशनल वाटरवे है ये नेशनल वाटरवे है, ठीक है, तो NH नहीं है, NW है, ठीक है। तो NW1, NW2, NW6 की बात हो रही है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि यही सारी चीजें मतलब इन तीनों को लागू किया गया, कि यही तीनें चल रही हैं, तो ये आपसे एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। लगभग 15,000 किलोमीटर का हम लोग क्या करने, वाटर वे को चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो एक टाइम आएगा जब नर्मदा रिवर पे हम लोग चालू कर देंगे, फिर ये आप कृष्णा, कावेरी, गोदावरी सब पे चालू कर देंगे। तो आप इंडिया में 4 तरीके से बेसिकली घूम सकते हो। क्या? एक तो पहला जल के मार्ग मार्ग से, दूसरा रोड के मार्ग से, तीसरा एयर के मार्ग से, तीसरा चौथा ट्रेन के मार्ग से, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास आने वाले टाइम में हो जाएंगे। 3 तो है ही ऑलरेडी, बट एक जल वाला मार्ग भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे किसान कवच के बारे में। जो किसानों की बातें तो हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन एक किसान कवच अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये हाई कॉस्ट है इसका, है ना? मतलब लगभग ये कवच जो दिया जा रहा है 4,000 का। अब किसान कवच है क्या? किसान कवच की अगर हम बात करें, तो देखो एक जैकेट है, जैसे रेनकोट होता है ना, रेनकोट किस लिए होता है? रेनकोट होता है दोस्तों आपको पानी से भीगने के बचाने के लिए, यही तो हम करते हैं। रेनकोट जो हम पहनते हैं, रेनकोट किस लिए पहनते हैं? कि हम पानी से भीगे नहीं। तो ये रेनकोट जैसा ही रहता है, लेकिन ये वॉशेबल होता है, वॉशेबल तो रेनकोट भी होता है। तो बेसिकली इसका पर्पज क्या है, ये इसलिए दिया जाता है कि देखो किसान लोग क्या करते हैं कि दवाई छिड़कते हैं, है ना? अपने खेतों में जाकर दवा का छिड़काव करते हैं, राइट? तो उसकी वजह से उनको उस दवा की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको कोई बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बेसिकली किसान कवच निकाला गया, जिसको आप पहन के, ठीक है, दवा का छिड़काव कर लीजिए, उसके बाद इसको धुल लीजिए और आप धूप में सुखा लीजिए, फिर से दोबारा यूज करने लायक हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको नुकसान नहीं होगा, आपकी हेल्थ पे कुछ भी निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, बट ये कि थोड़ा प्राइस प्राइस अभी थोड़ा ज्यादा है, 4,000 रुपए के आसपास उन्होंने बताया कि रहेगा, है ना? ठीक है, तो याद रखिए, किसान कवच पूछे तो याद रखिएगा किसानों की सेफ्टी के लिए जो एंटी पेस्टिसाइड्स है उनके लिए इसलिए बताया गया, बॉडी सूट डिजाइन किया गया है। तो ये एंटी पेस्टिसाइड्स की तरह यूज कर मतलब काम करेगा, ठीक है। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? बेसिकली पेस्टिसाइड की बात करें तो जो आपकी दवाई वगैरह होती है ना, वो बेसिकली जो मतलब आप अपने सब्जी वगैरह के लिए यूज करते हैं, उसको पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। तो एंटी पेस्टिसाइड इसको बोला गया है, वॉशेबल है ये, ठीक है। मतलब आपको पेस्टिसाइड आपके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। पेस्टिसाइड्स आपके अंदर नहीं जाएंगे, बेसिकली इसके लिए, ठीक है ना? याद रखिएगा। अब देखो कोल्ड वेव का बेसिकली जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में अभी कोल्ड वेव बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो ये मान के रखो कि आप 20 तारीख के बाद से टेम्परेचर बहुत ही रेपिडली डाउन होना चालू हो जाएगा। मतलब 20 से लेके लगभग 10 जनवरी तक आपको कोल्ड वेव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये मौसम अब आ रहा है। देखो आपने फील भी किया होगा, 1-2 दिन से थोड़ी ठंड बढ़ गई है।
ये कहा जा रहा है कि देखो सेवियर कोल्ड वेव भी आ सकता है, मतलब टेम्परेचर 5 डिग्री या उससे नीचे भी जा सकता है, ठीक है। और नॉर्मली बात करें तो लगभग ये 10 डिग्री के नीचे ही रहेगा, 5 से 6 के आसपास रहता है, बट अगर 5 से नीचे जाएगा तो सेवियर हो जाएगा। तो अभी से कहा गया कि बच बचाव करें, सुबह थोड़ा टहल, अगर आप जॉगिंग वगैरह करते हो तो थोड़ा सा लेट निकलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि जो कुछ लोग होते हैं जो 4 बजे मॉर्निंग में वॉक करते हैं, राइट, तो 4 से उसको शिफ्ट करके 5 साढ़े 5 लाइए, है ना, क्योंकि ठंड सुबह बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। चलो अब मैपिंग एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। हमारे कर्च स्टेट में ऑयल स्पीड हुआ था, तो मैंने सी ऑफ एजोब की चर्चा की थी कल, राइट। तो याद है कि सी ऑफ एजोब की बात करें तो सी ऑफ एजोब दोस्तों यूक्रेन और रसिया के बीच में है, राइट। और ये कल कच स्ट्रेट है जो क्रीमिया और रसिया के बीच में, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से रेलिवेंट हो जाता है। ब्लैक सी की मैंने चर्चा की थी, ब्लैक सी में मैंने बताया था कल ऐसे कि राहुल गांधी करके कुछ भी टीके कुछ भी याद करके रख लो आप, तो ठीक है। रसिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और आपका यूक्रेन। देखो इसमें से कुछ कंट्री के नाम मैंने आज बहुत अच्छे से डिस्कस किया, कौन कौन सी कंट्री है। बुल्गारिया को डिस्कस किया हमने, रोमानिया को डिस्कस किया, और यहाँ पे मोल्डोवा को डिस्कस किया। यूक्रेन यहाँ पे है, रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो ये भी आपको याद ही रहेंगे। सी ऑफ एजोव यहाँ पे है, राइट। उसके बाद जॉर्जिया, टर्की, बस ये याद रखना है आपको, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो कैस्पियन सागर का मैंने बताया था, तारीख के नाम से याद रखिएगा। टी से तुर्कमेनिस्तान, आर से रसिया, ए से अजरबैजान, ठीक है। तारीख RIK, तो आपका आई से ईरान हो जाएगा और के से आपका कजाकिस्तान हो जाएगा। मैं एक बार तारीख से समझा देता हूँ कैसे कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक सेकंड, TARIK, राइट। तो के से कजाकिस्तान हो गया, आई से ईरान हो गया आपका, है ना, आर से रसिया हो गया, और ए से आपका अजरबैजान हो गया, और आपका टी से तुर्कमेनिस्तान। तो आपको कुछ भी याद नहीं रहे तो याद रखिए, तारीख याद रखिएगा, तारीख से आपको याद रहेगा। कैस्पियन सागर से कौन सा है, कैस्पियन सागर में तारीख पे तारीख पड़ती है, ठीक है। और आरएल सी का मैंने बताया था कि दो ही है, यूके, या यूके कर लीजिए, क्यू कर लीजिए, कू या यूके, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इतनी चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो बस इतना रखते हैं, कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो देखने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।